ज्ञान रीति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में जो अपना जो टॉपिक है फिजिकल डिवाइडेशन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश जो हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान फिजिकल डिवाइडेशन जो है आपके पास में, इनसे संबंधित अपन बातें करेंगे। अगर अपन देखेंगे राजस्थान को सामान्य आधार पे जनरल अकॉर्डिंग अगर देखें तो राजस्थान को अपन 4 भौतिक प्रदेशों में इसको डिवाइड करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों। आपके पास में एक जो पार्ट आता है वो आता है आपके पास में पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, यानी आपके पास में जो है डेजर्ट एरिया जो आता है अपने थार का, उसको बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। दूसरा आपके पास में जो आता है अरावली, ये आपके पास में दूसरा भौतिक प्रदेश है। तीसरा आपके पास में है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, ईस्टर्न प्लेन एरिया। और चौथा आपके पास में है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, साउथ ईस्ट प्लेटू एरिया। क्लियर? तो अपन ये 4 भाग जो अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, तो इनमें अगर अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है उत्पत्ति के आधार पे राजस्थान के भौतिक प्रदेश तो वो है आपके पास में सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है आपके पास में अरावली, यानी सबसे पहले जो उत्पत्ति है वो अरावली की है। उसके बाद में जो आपके पास में जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तीसरा जो आपके पास में पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा जो है आपके पास में थार मरुस्थल। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो भाग है वो अरावली है, और राजस्थान का सबसे न्यू पार्ट यानी थार का मरुस्थल है। सबसे प्राचीन जो भाग है वो अरावली, और सबसे नवीन जो भाग है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अगर अपन बात करें कि अरावली जो है इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो अरावली की जो उत्पत्ति जो है इसको अपन आद महाकल्प जो है इसमें इसकी उत्पत्ति है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है ये आपके पास में मध्य जीवी महाकल्प जो है इसमें उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद में जो है आपके पास में पूर्वी मैदानी भाग की जो है नूतन महाकल्प में जो इसकी उत्पत्ति मानते हैं, और थार का जो मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति भी नूतन महाकल्प में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आद महाकल्प जो है इसको अपन एजोइक भी कह सकते हैं। मध्यजीवी महाकल्प जो है इसको अपन मीसोजोइक भी कह सकते हैं, और नूतन महाकल्प जो है अपन प्लायोसीन जो है इसमें इसकी उत्पत्ति है, और नूतन महाकल्प जो है प्लायोसीन जो है इसमें इसकी उत्पत्ति है।
उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में एजोइक काल के प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है अरावली की उत्पत्ति है। मीसोजोइक के आपके पास में जो है मीसोजोइक के आपके पास में जो है इसमें आपके पास में कार्बोनिफेरस जो काल है इसमें इसकी उत्पत्ति है। और प्लोयोसीन जो है आपके पास में, तो इसमें आपके पास में पूर्व प्लायोसीन जो है इसमें इसकी उत्पत्ति है। और उत्तर प्लायासीन जो है इसमें आपके पास में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति है। ठीक है, तो आपके पास में अगर अपन बात करें तो ये अरावली से संबंधित बातें हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी से संबंधित बातें हैं, पूर्वी मैदानी और थार का मरुस्थल। अब अपन जो है इसके एक एक पार्ट को जो है अपन इसको करेंगे। अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके पास में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग की बात करें। अगर अपन पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग की अगर बात करें अपन, तो ये आपके पास में राजस्थान के 61.11% भाग पर जो है ये फैला हुआ है। कितना परसेंट क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 61.11% भाग पर फैला हुआ है, जो राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। कितने जिलों में? 12 जिलों में। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो भाग है इसमें आपके पास में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में है। अगर अपन बात करें तो आपके पास में इस क्षेत्र की जो जलवायु जो है आपके पास में वो यानी उष्ण कटिबंध जलवायु है, टोरिड जोन में आती है इसकी जलवायु। शुष्क जलवायु है आपके पास में, उष्ण जलवायु है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में 0 से 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल की अगर अपन बात करें तो आपके पास में बाजरा जो है इसकी जो है प्रमुख क्या है? फसल है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है इस क्षेत्र की जो अपन मृदा की बात करें तो आपके पास में बालुई जो मिट्टी जो है इसकी प्रमुख मिट्टी है। इसके बाद आपके पास में अपन देखें कि आपके जो 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये अपन को जो दिख रहा है इस लाइन के पश्चिम में जो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके पास में मरुस्थलीय भाग है। तो इसमें ये आपके पास में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है ये कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट। तो अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो हैं इसमें कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में, तो इसमें आपके पास में सीकर है, आपके पास में झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर। ये आपके पास में जो हैं ये कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास में? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़,
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, पाली और सिरोही। ये आपके पास में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है, जोधपुर है और नागौर है। तो ये आपके पास में जो है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर। ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके पास में मरुस्थलीय भाग में स्थित है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है मरुस्थलीय भाग में जो है थार मरुस्थल है इसमें, और अगर अपन थार मरुस्थल की बात करें तो ये जो थार जो मरुस्थल है आपके पास में, ये अपने भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत और किस में? पाकिस्तान, दोनों में फैला हुआ है। भारत की अगर अपन बात करें तो आपके पास में 85% जो भाग है वो भारत में और 15% जो भाग है वो आपके पास में पाकिस्तान में। अगर अपन बात करें कि इसमें भी आपके पास में जो है एक तो आपके पास में जो है राजस्थान में, एक आपके पास में पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इनमें फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का 75% भाग जो है राजस्थान में है, 10% भाग जो है इन तीनों स्टेटों में है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है थार के जो मरुस्थल जो आपके पास में जो है इसका टोटल एरिया जो है 2,33,000 किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है, जिसमें से अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है राजस्थान में जो है वो आपके पास में 1,33,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपके पास में राजस्थान में है। यानी राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में जो है 1,75,000 जो वर्ग किलोमीटर जो आपके पास में जो आता है वो आपके पास में राजस्थान में आता है। क्लियर? इसमें से अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। और अगर अपन बात करें कि उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र का ये विश्व का 9वां बड़ा मरुस्थल है। ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल जो है वो भी आपके पास में थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो भी आपके पास में थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे नवीनतम जो मरुस्थल है वो भी आपके पास में थार का मरुस्थल है। कौन सा है? थार का मरुस्थल। अगर अपन बात करें कि जो आपके पास में जो थार का जो मरुस्थल है इसमें जो वनस्पति जो पाई जाती है आपके पास में जीरोफाइट्स जो है इसमें वनस्पति है, यानी मरुद्भिद प्रकार की जो है इसमें कटीली झाड़ियाँ प्रकार की जो है इसमें वनस्पति पाई जाती है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है थार का जो मरुस्थल को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं।
धार के मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। एक तो आपके पास में जो है शुष्क मरुस्थल और एक आपके पास में जो है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो है आपके पास में, अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है इसमें 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि आपके पास में जो है अर्धशुष्क मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर अपन देखें कि आपके पास में पश्चिमी राजस्थान को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में जो बांटती है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है अरावली का जो पास वाला जो भाग है आपके पास में, ये आपके पास में देखें तो आपके पास में ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये अपने पास में जो है ये अरावली है, और ये आपके पास में जो आती है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो यहाँ पे तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो अरावली का जो पास वाला जो भाग है ये तो आपके पास में अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है, और जो अरावली से दूर वाला जो भाग है ये आपके पास में शुष्क मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? शुष्क मरुस्थल। अब अपन इन दोनों मरुस्थलों को अलग अलग पढ़ेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को। अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें कि आपके पास में शुष्क जो मरुस्थल है और एक आपके पास में जो है अर्धशुष्क मरुस्थल। अगर अपन शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इसको अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे, और अर्धशुष्क जो मरुस्थल है इसको भी अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे। जो शुष्क मरुस्थल है इसमें अपन महान मरुस्थल, उसके बाद में आपके पास में चट्टानी मरुस्थल, इसके बाद में आपके पास में पथरीला मरुस्थल, इसके बाद में आपके पास में जो है निम्न मरुस्थल। यानी शुष्क मरुस्थल को अपन ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसको भी अपन 4 भागों में बांटेंगे। एक तो आपके पास में घग्गर का मैदान, शेखावाटी का भूजल आंतरिक संरचना, नागौरी की उच्च भूमि, और आपके पास में लूनी बेसिन। इनको अपन ने कितने कितने भागों में बांट दिए? 4-4 भागों। अगर अपन बात करें कि सबसे पहले आपके पास में शुष्क मरुस्थल में, अपन शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे, और जो शुष्क मरुस्थल जो है आपके पास में
इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास में सबसे पहले जो बातें करेंगे अपन ग्रेट डेजर्ट यानी महान मरुस्थल की। महान मरुस्थल जो है ये अनेक या बड़े बालुका स्तूपों से बना है। अगर अपन बात करें कि जो महान मरुस्थल जो है ये बड़े बालुका स्तूप से बना है। किससे बना है? ये बड़े बालुका स्तूपों से बना है। महान मरुस्थल को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में इसको इर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इर्ग। और महान मरुस्थल जो है इसमें अनेक प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बालुका स्तूप पाए जाते हैं। जैसे आपके पास में है अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप जो हैं ये क्या होते हैं? जो वायु के समांतर दिशा में जो बालुका स्तूप बनते हैं, यानी जिस दिशा में वायु गति कर रही है अगर उसी दिशा में अगर बालुका स्तूप बनते हैं तो ये कहलाएंगे आपके पास में अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। यानी वायु के समांतर दिशा में बनने वाले बालुका स्तूप। वायु के समांतर दिशा में बनने वाले बालुका स्तूप जो होते हैं आपके पास में अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। और ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं आपके पास में जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक ऊंचे बालुका स्तूप, और इनकी जो ऊंचाई है 10 से 60 मीटर तक जो है इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो ये अपने पास में अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप था। इसके बाद में दूसरा जो आपके पास में बालुका स्तूप जो आता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की अगर अपन बात करें तो आपके पास में वे बालुका स्तूप जो वायु के समकोणीय दिशा में बनते हों, जो वायु के समकोणीय दिशा में बनते हों उनको अपन अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। जैसे आपके पास में वायु गति कर रही है और उसके सामने कोई झाड़ी या चट्टान आती है और उससे टकराकर वायु एक समकोणीय रूप में एक बालुका स्तूप का निर्माण करती है तो उसे अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहेंगे। यानी वायु के समकोणीय दिशा में बनने वाला बालुका स्तूप। आपके पास में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाता है। और ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं आपके पास में ये बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? बीकानेर में।
क्लियर। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में तीसरे बालू का स्तूप जो है ग्रेट डेजर्ट में, महान मरुस्थल में, वो है आपके पास में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप जो होते हैं आपके पास में, जिन बालू का स्तूपों की आकृति आपके पास में जो है आधे चांद के समान होती हैं, तो उसको अपन जो है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में बरखान कहते हैं। और ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं आपके पास में, ये शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र जो है आपके पास में चूरू, झुंझुनू, सीकर जो हैं, इनको शेखावटी डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। और आपके पास में जो बरखान जो बालू का स्तूप हैं, बरखान बालू का स्तूप, ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। अगर ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं तो इसका मतलब है कि ये सर्वाधिक स्थान बदलते हैं, तो इनको अपन स्थानांतरित बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। और अगर ये स्थान सबसे अधिक बदलेंगे तो नुकसान भी सबसे ज़्यादा करेंगे। तो आपके पास में जो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, ये मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं। और बरखान के लिए चूरू का भालेरी क्षेत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चूरू का कौन सा क्षेत्र? जो भालेरी जो क्षेत्र है आपके पास में, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है बरखान के लिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में अगला जो बालू का स्तूप है वो है आपके पास में नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। अगर अपन नेटवर्क बालू का स्तूप की अगर अपन बात करें तो जिन बालू का स्तूपों की आकृति एक नेटवर्क के समान होती है, उसको अपन जो कहेंगे नेटवर्क बालू का स्तूप। और ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र में। नौहर क्षेत्र में जो है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद में आपके पास में पैराबोलिक बालू का स्तूप। और पैराबोलिक बालू का स्तूप की अगर अपन बात करें तो इन बालू का स्तूपों की आकृति जो है हेयरपिन के समान होती है। कैसी होती है इनकी? हेयरपिन के समान इनकी आकृति होती है। और पैराबोलिक जो आपके पास में बालू का स्तूप हैं, ये सभी 12 जिलों में आपके पास में जो मरुस्थलीय भाग है उनमें सभी में पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें तो वैसे इनका जो है निश्चित कोई भी आकार नहीं होता। किनका? पैराबोलिक। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो आता है नेवखा बालू का स्तूप। नेवखा जो बालू का स्तूप जो होता है, किसी झाड़ी या चट्टान को
दबाकर बनने वाला बालू का स्तूप। किसी भी झाड़ी या चट्टान को दबाकर जो बनने वाला जो बालू का स्तूप है वो आपके पास में जो है वो क्या कहलाता है, नेबखा कहलाता है। इसके बाद में है स्क्रिप्ट काफी बालू का स्तूप।